हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। योगी के मंत्री ने सवर्ण आरक्षण को बताया चुनावी जुमला। बोले, मोदी ने ये 4 साल पहले क्यों नहीं किया। केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है, लेकिन बीजेपी के अंदर ही इस फैसले को लेकर विरोध शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सवर्ण आरक्षण का विरोध किया है और इसे चुनावी जुमला बताया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन में है। सुहेल देव भारतीय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री है, लेकिन उन्होंने बीजेपी के कदम का विरोध किया है। उन्होंने ट्वीट किया, अगर 15% सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा तो 70% आबादी वाले पिछड़ों को भी 65% आरक्षण मिले। आरजेडी। यही नहीं, आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले आरक्षण पर किए गए इस फैसले को मोदी सरकार का बड़ा दाव माना जा रहा है। आरएसएस बहुत दिनों से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहा था। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाने वाला ये 10% आरक्षण पहले से दिया जा रहे 49.4% आरक्षण से अलग होगा। यह आरक्षण भी पहले दी जा रही आरक्षण की तरह सरकारी नौकरी और शिक्षा पे लागू होगा। मोदी सरकार इसे लागू करने के लिए संविधान में संशोधन कर सकती है, हालांकि यह आसान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अभी तक एससी को 15%, एसटी को 7.5% और अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। अगर 15% सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा तो 70% आबादी वाले पिछड़ों को भी 65% आरक्षण मिले। आरजेडी। जी हां, मोदी सरकार द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिक्रिया जता दी है। राजद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, भाजपा के संविधान मनुस्मृति में होगा। मोदी सरकार ने सवर्णों को एक और जुमला थमा दिया, भाजपा दलित पिछड़ा विरोधी चरित्र जाहिर। अगर 15% आबादी वालों को 10% आरक्षण मिलेगा तो 70% आबादी वाले पिछड़ों को 65% आरक्षण मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले आरक्षण पर किए गए इस फैसले को मोदी सरकार का बड़ा दाव माना जा रहा है। आरएसएस बहुत दिनों से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहा था। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाने वाला ये 10% आरक्षण पहले से दिए जा रहे 49.4% आरक्षण से अलग होगा। यह आरक्षण ही पहले दी जा रही आरक्षण की तरह सरकारी नौकरी और शिक्षा में लागू होगा। मोदी सरकार इसे लागू करने के लिए संविधान में संशोधन कर सकती है, हालांकि यह आसान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अभी तक एससी को 15%, एसटी को 7.5% और अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। आइए आज की बड़ी खबर पर रुख मोड़ते हैं। आरएसएस नेता पुलिस थाने पर बम फेंकता है लेकिन उसे कोई आतंकी नहीं कहता, क्यों? शहला राशिद। सबरीमाला मंदिर में 2 महिलाओं के प्रवेश के बाद बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं का राज्य से हिंसक प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और कई लोगों से मारपीट भी की गई। बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे इस प्रदर्शन में महिला पत्रकार और पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया गया। खबर यह भी है कि प्रदर्शन के दौरान आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने को बम से उड़ा देने की कोशिश की। यही नहीं, आरोप है कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने तिरुवनंतपुरम में नेदुमंगद पुलिस स्टेशन पर बम फेंका। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले में संघ के 4 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस भी दर्ज किया है, जिसमें संघ प्रचारक नूरानंद प्रवीण का नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि बम थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों पर फेंका गया था। आरोपियों का इरादा पुलिस को बम से उड़ाने का था। इस मामले के सामने आने के बाद वामपंथी एक्टिविस्ट और जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष शहला राशिद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि संघ का नेता पुलिस स्टेशन पर बम फेंकता है, लेकिन उसे आतंकी नहीं कहा जाता और ना ही उसे मौत की सजा देने की मांग की जाती। शैला ने ट्वीट कर ये बात लिखी, एक निहत्थे कश्मीरी प्रदर्शनकारी को फौरन गोली मार दी जाती है, घरों के अंदर पैलेट गन चलाई जाती है, बच्चों पर गोली चलाकर उसे अंधा कर दिया जाता है। एक आरएसएस नेता पुलिस स्टेशन पर बम फेंकता है, लेकिन यह आतंकी नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए आगे लिखा, मैं यहाँ मौत की सजा की मांग नहीं देखती। ऑपरेशन ऑल आउट के लिए भी कोई मांग सुनाई नहीं गई थी। बिहार के जंगल राज पर बोले सत्यपाल मलिक, जितनी हत्याएं कश्मीर में एक हफ्ते में होती हैं, उतनी पटना में एक दिन में होती है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था की तुलना कश्मीर से करते हुए कहा, जितनी हत्याएं बिहार में एक दिन में होती हैं, उतनी हत्याएं कश्मीर में एक हफ्ते में होती है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सोमवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर के हालात अब सामान्य हैं। जी हाँ, यहाँ दंगा फसाद और पथराव बंद है तब का है। जी हाँ, उन्होंने ये सब बातें कही है। कश्मीर के युवाओं के आतंकी समूहों में बढ़ती खबर भी आ रही है। ये सारी चीजें उन्होंने बोली है। अपने संबोधन में सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि जितनी हत्याएं घटना एक दिन में होती है, उतनी घटनाएं कश्मीर में एक हफ्ते में होती हैं। यानी हत्या के मामले में कश्मीर की हालात बिहार से कहीं बेहतर है। बेशक बिहार और उसकी राजधानी पटना में क्राइम रेट बढ़ा है, जिससे यहाँ के पुलिस आंकड़े भी दर्शाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपराध के मामले में कश्मीर की तुलना बिहार से नहीं की जा सकती। बिहार में कभी आतंकी हमले नहीं होते, ना ही यहाँ पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं, जिससे चलते बिहार को कई हफ्तों के लिए बंद करना पड़े। बिहार पुलिस के अपराध पर काबू पाने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल भी कभी नहीं करना पड़ा, जिसकी वजह से मासूम बच्चों की आंख की रोशनी खो दी गई है। तो फिर गवर्नर ने किस आधार पर कश्मीर में हो रही हत्याओं की तुलना बिहार से की है? बिहार में 2018 में कुल 2522 हत्या हो चुकी है। ये हत्याएं ये तो चोरी के कारण है या बदले की भावना से हुई हैं, मगर कश्मीर में मौतें कुछ गुटों की आपसी लड़ाई की वजह से होती है। इन गुटों की लड़ाई में कश्मीर के बेकसूर लोग भी पिस रहे हैं। कश्मीर गवर्नर ये बयान देकर क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये तो वही जाने। पर कश्मीर की जो भी इस समय हालत है वो अतुलनीय है। गवर्नर सिर्फ हत्याओं के मामले में कश्मीर को बेहतर साबित नहीं कर सकते, क्योंकि सब कश्मीर की हालत अच्छे से जानते हैं। चूंकि कश्मीर गवर्नर ने तुलना बिहार की राजधानी से की, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके उत्तर प्रदेश के अन्य प्रदेश के यानी क्राइम रेट को कम करने की उपाय भी ढूंढना जरूरी है। आज की बड़ी खबर, बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है, वो आरक्षण क्या देगी? ये सिर्फ जुमले देने वाले लोग हैं, सुधीर भदौरिया। लोकसभा चुनाव में 100 दिन से भी कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में मोदी सरकार ने जनता से एक नया वादा कर दिया है। वादा है आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण देने का। कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लग चुकी है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल अलग अलग राय पर हैं, मगर सभी राजनीतिक दल मोदी सरकार की मंशा पर सवाल कर रहे हैं। टीवी डिबेट में बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता सुधीर भदौरिया ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्हें किसी भी की भी परवाह नहीं है। भदौरिया ने कहा कि जो आरक्षण की समीक्षा और उससे खत्म करने की बात करते हैं, वो किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, ये सिर्फ जुमला देते हैं। यही नहीं, भदौरिया ने कहा कि भाजपा डरी हुई है। पहले उन्होंने CBI की मदद ली, जब उससे बात नहीं बनी तो उन्होंने सोचा कि चुनाव की संध्या बेला पर एक नया जुमला कस दें, क्योंकि इन्होंने ना ही दलितों के लिए कुछ किया, न पिछड़ों के लिए कुछ किया और ना ही सवर्णों के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। बसपा प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि अगर इसकी मंशा सही होती तो जब ये 4 साल से ज्यादा सरकार में आए थे और बसपा सुप्रीमो मायावती ने तभी सवर्णों को आरक्षण देने की बात भी कही और मामले पर केंद्र की चिट्ठी भी लिखी थी, मगर बीजेपी की मंशा ही नहीं और कुछ करने की। जिस तरह से मोहन भागवत कहते हैं कि आरक्षण की नीति पर फिर से विचार करना चाहिए, हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ये कुछ देंगे नहीं, सिर्फ जनता को जुमले देंगे और गुमराह करने की कोशिश करेंगे, मगर अब ये डूबने वाले हैं, इससे कोई सहारा नहीं मिलने वाला है।
माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।